नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। ये एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें हम आपको दिन की सबसे बड़ी खबरें और उसके पीछे की असल खबर से अवगत कराते हैं। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी खबर है, इस पर न्यूज डिकोड की पहली नजर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आज जिस खबर को हम डिकोड करेंगे वो है बजरंग बाण का संधान, कांग्रेस सावधान। ये अपने आप में एक सवाल भी है और एक संकेत भी। तो आप समझ गए कि पहली आज की जो सबसे बड़ी खबर है, दरअसल वो कर्नाटक के चुनाव प्रचार से जुड़ी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, धुआंधार किया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के ठीक एक दिन बाद, और इसमें एक घोषणा बजरंग दल पर बैन लगाने की। इसने राजनीतिक अटकलों, चर्चाओं और इसके पीछे क्या है, इस पर बहुत सा ध्यान खींचा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। कर्नाटक की ये दो तस्वीरें हैं जहां 10 मई को मतदान होना है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। ये दिन बड़ा खास रहा क्योंकि मंगलवार को कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वायदा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएफआई का जिक्र किया, कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कह रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। इधर राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? कुल मिलाकर कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के लिए आग उगली जा रही है। तो खबर आपने देख ली। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन का वायदा सुर्खियों में है। विश्व हिंदू परिषद ने आज एक प्रदर्शन भी किया है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और जैसे पीएफआई है देश का वो आतंकी संगठन, दंगाई संगठन, जिसने देश में बड़े पैमाने पर दंगे करवाए हैं, जिसके प्रमाण मिले हैं, ऐसी संस्था जो बैन कर दी गई है, उसकी तुलना कांग्रेस ने बजरंग दल से की है। बजरंग दल के लिए जो उन्होंने कहा है, एक बार कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ये कांग्रेस ने साबित कर दिया है। तो एक घोषणा ने एक बार फिर से कांग्रेस को टाइट कॉर्नर्स में मुश्किलों में डाल दिया है और आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि पूरे साल कई स्टेट में चुनाव। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बजरंग दल पर बैन का वायदा करके कांग्रेस ने हासिल क्या कर लिया। डिकोड करते हैं। सीधी साफ बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की घोषणा ने बैठे बिठाए एक मौका दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जब कभी भी ध्रुवीकरण हुआ तो न केवल इसमें महारत रखते हैं बल्कि उसका पूरा लाभ उन्हीं की तरफ शिफ्ट हुआ है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बयान दे भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम का जिक्र किया और फिर बजरंग बली को भी उसमें जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर पोर्ट्रे किया है और वैसे बीजेपी पहले भी ऐसा कर पाई। यहां यह बात भी समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बजरंग दल पर किसी तरह का बैन, कोई पाबंदी कभी नहीं लगी। कर्नाटक में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लागू करने का वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में भी और दावा भी है। इसके पहले बीजेपी सरकार ने मुस्लिम को मिलने वाले आरक्षण पर कैंची चलाई। कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी के चुनाव प्रचार को और धार देने की कोशिश कर दी। कांग्रेस ने बजरंग बाण का संधान जिस अंदाज में किया है, कांग्रेस पार्टी क्या इससे उबर पाएगी, ये आने वाले समय में उत्तर हमको देखने को मिलेगा। चलिए अगली आज पॉलिटिक्स का बड़ा केंद्र महाराष्ट्र में रहा। खबर महाराष्ट्र से। मंगलवार को शरद पवार ने एक घोषणा की जिस पर सारे देश में बहस भी छिड़ गई और
फोकस उनके ऊपर, उनकी घोषणा पर आ गया। वो क्या है, देखते हैं। मंच पर बैठे राजनीति के इस दिग्गज को देखिए। इनका नाम शरद पवार है, जिन्होंने मंगलवार को जो ऐलान किया उससे राजनीतिक भूचाल की स्थिति बनी। 2 मई को 12:45 पर 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और उसकी वजह उन्होंने नहीं बताई। इसके पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने खुद कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ चुका है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही वक्त पर न पलटी तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। इसके बाद से वे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। पवार की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और फैसला वापस करने की मांग भी की। तो हालांकि शाम ढलते ढलते ये बातें भी सामने आने लगी कि क्या इस फैसले पर पुनर्विचार होगा, क्या वाकई इस फैसले को पलटने जैसी कोई स्थिति बन सकती। लेकिन आज सारे देश में सवाल यही रहा कि आखिर पवार के इस कदम और इस वक्त पर इस कदम के क्या मायने। चलिए इसको डिकोड करते हैं। पहली और सबसे सिंपल वजह जो बताई गई, इशारा दिया गया, दिखी भी शरद पवार की 82 साल की उम्र और उनकी पिछले 3-4 साल की कई गंभीर बीमारियां। कहा जा रहा है कि वो बाला साहब ठाकरे वाली गलती को दोहराना नहीं चाहते, अपने सामने लीडरशिप का ट्रांसफर कर देना चाहते हैं ताकि आगे जाकर पार्टी की कोई दुर्गति ना हो। पार्टी किसे सौंपी जाए इसे तय करने एक कमेटी बन चुकी है। कमान किसे दें, इसके लिए 2 प्रबल दावेदार देखे जा रहे हैं। एक है शरद पवार के भतीजे अजित पवार और दूसरी है उनकी बेटी सुप्रिया सुले। कुछ और दावेदार हैं लेकिन प्रमुख तौर पर इन 2 के नाम। दूसरा, यह भी माना जा रहा है कि अजित पवार पर बीजेपी को समर्थन देने का दबाव पिछले कुछ दिनों से लगातार है। ये चर्चाएं कि अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तलकरे पार्टी नेता एनसीपी अध्यक्ष के नाते जाकर के शरद पवार से मिलकर बीजेपी का साथ देने का आग्रह कर चुके हैं। शरद पवार इसके लिए राजी नहीं है और इसके बाद अजित पवार का वो 10 से 15 विधायकों के साथ बीजेपी में जाने की जो अटकलें थीं वो भी आप सबको याद होंगी। खुद अजित पवार ने पहले इसके कुछ संकेत दिए, बाद में इस खबर का खंडन भी कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, एफिडेविट देने तक की बात कहते थे। एक और तर्क ये भी सामने आया कि सियासी समीकरणों के मास्टर शरद पवार अपनी पार्टी में शिवसेना जैसा हाल नहीं चाहते। पवार परिवार में फिलहाल एनसीपी पे वर्चस्व को लेकर जो घमासान है, अजित पवार के मौजूदा रुख से शरद पवार आहत हैं, सचेत हो गए, इसीलिए एक इमोशनल कदम उठाकर वो परिवार में इस विवाद को खत्म कर देना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि सियासी मास्टर शरद पवार का ये अपने ही परिवार को और पार्टी को संभालने का जो मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर आने वाले समय के डिजास्टर की कोई तैयारी। देखेंगे, कुछ ही घंटों में, दिनों में बात स्पष्ट होगी। अगली खबर है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते पर प्रदर्शन किया। पहले खबर देखें, फिर से रिकॉर्ड करेंगे। हंगामे और प्रदर्शन की ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर बिलासपुर के रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। अहम बात यह रही कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय के भीतर घुसकर दफ्तर में तोड़फोड़ भी की और यहां तालाबंदी की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर कालिक फेंकी। साथ ही पुलिस वालों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की जमकर झूमाझटकी हुई। बताया गया कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी। तो खबर आपने देख ली, क्या इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत थी और इसके पीछे वजह क्या है, इसको डिकोड करते हैं। दरअसल इस खबर के 2 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो साफ दिखा, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, बात न माने जाने पर प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन ये उग्र हो, हिंसा हो, ये कतई जायज़ नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का रोजगार दफ्तर में दाखिल होना, पुलिस वालों पर कालिक फेंकना, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ना, ये पूरी तरह से गलत माना गया। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू और महत्वपूर्ण है। ये चुनावी साल है,
सोमवार को ही 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी। फैसला आया, इसके फौरन बाद सरकार सचेत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वायदे के मुताबिक उसी दिन यानी सोमवार की शाम को ही प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की आपात मीटिंग बुलाकर मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, क्योंकि मामला यूथ से जुड़ा है। जाहिर है इस पर विपक्ष चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन चुनावी साल में उसके हाथ से ये बड़ा मुद्दा खिसकता नजर आया, जो कि सैकड़ों यूथ वोटर वर्ग से जुड़ा है। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा को युवाओं का साथ पाने के लिए उनके हक की आवाज बुलंद करना एक विकल्प दिखता है। उग्र प्रदर्शन की तस्वीरों से दो तरफा फायदा हो सकता है। भर्तियां खुल गई तो विपक्ष अपने प्रदर्शन का दबाव बताएगा, वायदा अधूरा रहा तो युवाओं के लिए सड़क पर संघर्ष करने में यही तस्वीरें गवाह बनी। इन हालात में विपक्षी यूथ विंग के जंगी प्रदर्शन को आप आसानी से समझ भी सकते हैं, लेकिन अब इसका असर कितना होता है ये आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से, जहां मंगलवार का दिन आरक्षण पर सियासी बयानों के नाम रहा। दोनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, पर अपने अंदाज में। ये देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का दावा है कि ये उनके शासनकाल में लागू की गई व्यवस्था है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। जब भारतीय जनता पार्टी उसके बाद एग्रेसिव होकर के धरना प्रदर्शन चकना जाम आंदोलन शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट में थोड़ा सा ध्यान, सुप्रीम कोर्ट में ध्यान दे, इसके चलते इस प्रकार निर्णय आया। तो कुल मिला के शुरू से कांग्रेस कभी भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थी। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की लापरवाही की वजह से आरक्षण अटक गया था। ये कांग्रेस के प्रयासों का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने रमन सिंह के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था, आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार यदि हाई कोर्ट में सही ढंग से पैरवी की होती तो ये स्थिति नहीं बनती। जैसे ही आरक्षण की बहाली हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को बुला के भर्ती प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों दलों के नेता आरक्षण के मसले पर श्रेय की सियासी होड़ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आरक्षण के ऊपर बहस छिड़ गई है। चलिए इसी बहाने आज आरक्षण की जरूरत और इसका जो थोड़ा बैकग्राउंड रहा है अब तक, इसको डिकोड करते हैं। हमारे देश में आरक्षण को लेकर बहस कतई नई नहीं है। एक वर्ग है जो आरक्षण का कट्टर विरोध करता रहा है, इसे कई समस्याओं की जड़ मानता है। तो एक और वर्ग है जो इसे सियासी मजबूरी की तरह देखता है। दरअसल समाज में एक तबका हमेशा से संसाधनों से, अधिकारों से वंचित रहा और समान अवसर मिल पाए। समान अवसर से हमारा अर्थ है शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नौकरी, इससे वंचित रहा। ऐसे वर्गों को उनका समानता और उन्नति का अधिकार, उसके रक्षण के लिए आज़ादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने दी। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई और तब तय हुआ कि अंग्रेजों की गुलामी के लंबे कालखंड में जाति व्यवस्था में उपजे दोष को दूर करने के लिए जाति के बेस पर ही आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये तब मान लिया गया था कि ये व्यवस्था एक टाइम पीरियड 10 साल के लिए लागू की जाए, फिर इसको समीक्षा करनी पड़ेगी। आज़ादी के 76 बरस बीत गए, पर जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था अब खत्म नहीं होती दिख रही। इसका साहस किसी दल में फिलहाल नहीं दिखता। बीते दिनों इस बारे में देश की सुप्रीम अदालत ने चिंता जाहिर की, कहा कि आरक्षण को अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए। बहरहाल ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि आज भी जाति आधारित भेद क्या वाकई समाज में है, और क्या इस व्यवस्था से यानी आरक्षण से क्या वो दूर हो पा रही है, क्या वाकई वंचितों को लाभ मिल पा रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका बेजा लाभ उठा रहे हैं, जो तब भी चिंता थी जब इसे लागू किया, बनाया, और आज भी है इतने वर्षों के बाद। ये चुनावी साल और चुनावी साल में बहुत सी सरगर्मियों के बीच में कई बाबा काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है बागेश्वर धाम सरकार का। कांग्रेस नेता उन पर अक्सर कुछ बयान देते हैं। इस बार फिर कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बागेश्वर महाराज को लेकर स्टेटमेंट दिया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनेताओं के बयान में तल्खी बढ़ती जा रही है।
मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने साधु संतों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संत बागेश्वर किसी दबाव में भाजपा सरकार बनाने की बात कहने लगे, लेकिन मन और आत्मा से वे कांग्रेस की सरकार बनवाने में लगे। ये दबाव में वो कह रहे होंगे, आत्मा से और ईमानदारी से उन्होंने जो पहले कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब उनके ऊपर बीजेपी का दबाव आ गया होगा। कांग्रेस के साथ जो बाबा काम करते हैं, जो संत काम करते हैं, सब धर्म सब समाज को जोड़ के चल रहा है। इधर बीजेपी ने बैजनाथ कुशवाहा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि संत तो सभी के होते हैं। कांग्रेस नेता संतों पर टिप्पणी से बचें। क्या कमलनाथ बागेश्वर दरबार नहीं गए थे? क्या कमलनाथ जी बागेश्वर धाम में आराधना करने नहीं गए थे? तो मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। चुनावी साल में बयानों का सिलसिला इसी तरह जारी रहने की पूरी उम्मीद है। हर माननीय अपनी समझ और मौके के मुताबिक टिप्पणी से नहीं चूक रहा। बात तो तय है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, लेकिन माननीय है कि मानते नहीं। अब जरा आज हम संत और सियासत के कनेक्शन को डिकोड कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे करके देश के सामने खुल रहा है। हमारे देश में संस्कृति में कथावाचकों का, साधु संतों का, धर्माचार्यों का बहुत सम्मान है और बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोग। संतों की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग या हम कहें उनके अनुयायी हैं, अनुसरण करने वाले हैं, जिसका लाभ नेता पार्टियां अक्सर उठाना चाहती हैं। हम देख ही चुके हैं कि कैसे मिर्ची बाबा कांग्रेस के करीब रहे, खुलकर पॉलिटिक्स की। दूसरे राज्यों की बात करें तो हरियाणा के राम रहीम के दरबार का जिक्र यहाँ लाजमी है। इनका समर्थन पाने के लिए बड़े बड़े नेता दरबार में अक्सर हाजिरी लगाते हैं। कहते हैं कि राम रहीम का वो जलवा था, वो जिस पार्टी की सरकार बनवाना चाहते थे बनवा देते थे, क्योंकि हजारों समर्थक उनकी एक बात का अनुसरण करते हैं। हालांकि सजा के बाद राम रहीम के प्रभाव का फर्क तो पड़ा है। कुल जमा बात यह कि सियासी दलों और नेताओं की मजबूरी है कि वो साधु संतों के शरण में रहें, क्योंकि सत्ता में अगर आपको बने रहना है तो साथ जनता का चाहिए, और जनता जिनको शीश नवाती है आज की तारीख में बिना किसी लाग लपेट की, तो वो हैं संतों के दरबार। चलिए, अब ये बयान तो थमने वाले नहीं है, लेकिन कौन कितना नुकसान झेलता है ये जरूर वक्त के साथ चुनावी रिजल्ट स्पष्ट कर देंगे। चुनावी वर्ष में सरकार की मुसीबतें कम नहीं हो रही। आंगनबाड़ी, आशा उषा और संविदा स्वास्थ्य कर्मी, रोजगार सहायकों के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट इस पर भी देख लीजिए। 5 शहरों की ये तस्वीरें डॉक्टर्स के विरोध की हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स हड़ताल के मूड में हैं। प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने सांकेतिक हड़ताल की और 11 से 1 बजे तक काम बंद रखा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रशासनिक हस्तक्षेप खत्म करने और नियम के मुताबिक पदोन्नति देने की मांग पर डॉक्टर्स को आश्वासन दिया था। इस बात को 2.5 महीने बीत गए, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई। इसी बात से नाराज प्रदेश के सभी डॉक्टर्स 3 मई से बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं। सारे डॉक्टर इस बार एक साथ हैं और ये एकता जो है वो बहुत सालों बाद हम डॉक्टरों के बीच में आई है, और जो हमारी मांग है वो बहुत यथोचित और न्यायोचित मांग है, जिसके पीछे हम सारे डॉक्टर एकजुट हुए हैं। अब ये शासन का दृष्टिकोण है कि वो हमारी मांगों को कितनी जल्दी पूरी करता है। कि अस्पताल में 2 घंटे से की हड़ताल से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जो भी मरीज आए हैं उनको कहा है रुकने को, और रुकने के बाद जब हम हड़ताल पे वापस आएंगे तो सारे मरीजों को देखा जाए। दखलंदाजी होती है तो डील सुपरिटेंडेंट लेवल पर होती है, बाकी डिपार्टमेंट वाइज नहीं होती है। तो ये मुद्दा उनके लिए बहुत है, बड़ा मुद्दा है, और वो उनके यहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लोगों का इंटरफेरेंस बहुत था। कल से कोई एडमिशन इमरजेंसीज नहीं लिए जाएंगे। कल से सब जितनी भी सुविधाएं सब बंद कर दी जाएंगी और सभी डॉक्टर स्ट्राइक पर रहेंगे। राज्य के डॉक्टर्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, निजी नर्सिंग होम एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन का समर्थन हासिल है। साफ है, आने वाले दिनों में मरीजों की दिक्कतें प्रदेश में बढ़ सकती हैं। तो कुछ घंटे हैं, देखते हैं क्या हड़ताल होती है या वापस लेने के लिए कोई दबाव काम करता है। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। कल पुनः इसी मंच पर मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।